बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 मीटिंग को कंक्लूड किया था विद अ लॉट मच डिस्कशंस। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी याद करने वाली, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। 35 अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड 20 अराउंड केस स्टडीज हमने इसमें देखी हैं मिल मिला के। काफ़ी सारे इसमें से मैंने होमवर्क जो है वो नहीं दिए करने को, काफ़ी सारे क्लास में करा दिए और चंद एक जो है वो दे दिए थे आप लोगों को होमवर्क। तो मीटिंग के लेक्चर में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, चीज़ें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं, अब तक जो भी पढ़ा है सब स्मूथ जा रहा है? नो मसला, ग्रेट। ओके, सो इस पॉइंट पे ना आपके पास तकरीबन 2 चैप्टर्स रह गए हैं एंड दो चैप्टर्स हमारे इस वक्त रहते हैं, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट जो लास्ट 3 चैप्टर्स हमने स्टडी किए हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। यानी कि मीटिंग से भी आपके पेपर में तकरीबन कोई 10 से 12, 14 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट से भी 14 मार्क्स के सवाल भी हैं, एज हाईएस्ट 14 मार्क्स टेस्ट हो चुका है। और नहीं, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर नहीं, मीटिंग, हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो वाइंडिंग का हमने पढ़ना है, तो वाइंडिंग अप में भी तो सेपरेट ग्रेड है हमारी, कोई 10 से 15 मार्क्स की। तो दे आर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कोई 30 से 35 मार्क्स के चैप्टर जो हमने आखिर में 3 कवर करे हैं, ये ग्रेड रखते हैं। और आज की क्लास का एजेंडा है हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इस चैप्टर के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, कि क्या होती हैं एसोसिएट कंपनी और उनमें इन्वेस्टमेंट करने को क्या कहते हैं। मतलब अगर मैंने उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो कौन सी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसके अंदर है रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट, जो मैं उस दिन लास्ट क्लास में मीटिंग की बात कर रहा था कि रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट आपके इसमें मौजूद है कोर्स में, तो वो हमने स्टडी करना है। फिर हम स्टडी करेंगे कि अगर किसी डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है किसी बिज़नेस के अंदर तो वो उसको किस तरह डिस्क्लोज करेगा, किस तरह से बताएगा। डायरेक्टर के अलावा किसी और बंदे का अगर इंटरेस्ट है तो वो उसको किस तरह बताया जाएगा। एसोसिएट कंपनी क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कैसे कैसे कंपनी कोई एसोसिएट बन सकती है किसी की, तो वो सारी मज़े की डिस्कशन इंशाल्लाह हमारे आज की क्लास के एजेंडे का पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलो जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड और एक छोटा सा मिसाल जो है ना उससे आगाज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ज़ोहेब गया अपने वालिद साहब के पास और ज़ोहेब ने वालिद साहब से जाके कहा कि अब्बा जी मुझे बिज़नेस करना है और मुझे बिज़नेस करने के लिए कुछ पैसे देना है। तो ज़ोहेब के अब्बा जी ने पूछा तुम क्या बिज़नेस करोगे। माशाल्लाह, वेलकम सलार, आप एक अच्छे टाइम पे आ गए। हम बस चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट ही करने जा रहे थे और पहली मिसाल से ही स्टार्ट किया था। तो ज़ोहेब भाई की एंट्री पे हम पहली मिसाल को रिवर्स गियर लगा के दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पहली मिसाल मैंने ये दी है इस चैप्टर की कि मिसाल के तौर पे ज़ोहेब भाई गए अपने वालिद साहब के पास और वालिद साहब को बोला कि अब्बा जी मुझे चाहिए पैसे। अब्बा जी ने बोला कितने पैसे? तो ज़ोहेब भाई ने बोला मुझे चाहिए कोई 10 लाख रुपए। अब्बा जी ने बोला बेटा क्यों चाहिए? ज़ोहेब भाई ने बोला मुझे एक बिज़नेस करना है। अब्बा जी ने बिज़नेस एवेल्यूएट किया और हाँ ठीक है कह दिया कि ठीक है तुम्हें मैं एज एन इन्वेस्टर तुम्हें फ़ंड कर देता हूँ, तुम जाके बेटा कारोबार खोलो, तुम जाके सॉफ्टवेयर हाउस खोलो, तुम जाके जो है ना वो कोई भी छोटा मोटा कारोबार करना शुरू कर दो। तो ज़ोहेब भाई को पैसे लगा दिए। चंद दिनों बाद ज़ोहेब भाई ने जो है वो अपनी एक जो है वो दोस्त के जो है उधार चाहिए था और ज़ोहेब भाई ने अपनी एक दोस्त को उधार दे दिए, ठीक है। कुछ दिनों बाद पता चला ज़ोहेब भाई ने उनमें से कुछ पैसे निकाल के अपने एक और दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। तो अब क्या ये ज़ोहेब के अब्बा के लिए थोड़ी कंसर्निंग बात होगी या नहीं होगी कि अब्बा ने पैसे क्यों दिए थे? अब्बा ने पैसे दिए थे बेटा ताकि तुम कारोबार करो, तुम्हारा कारोबार फले फूले, और मैंने तुम्हारे कारोबार को देख के इवेल्युएट करके इस कारोबार के अंदर पैसे लगाए थे। अब जब ये कारोबार से पैसे बाहर जा रहे हैं तो क्या ये बात अब्बा के लिए कंसर्निंग होनी चाहिए या नहीं? ज़रा लिख के बता दो। अच्छा सलार, तुम बात क्या चली थी? बात ये चली थी कि अगर ज़ोहेब के अब्बा ने उनको पैसे दिए हैं ज़ोहेब भाई को कि कुछ आप कारोबार करो जाके, और वो ये पैसे अपने किसी दोस्त के रिश्तेदार के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, लोगों को उधार देना शुरू कर लें, तो क्या ये बात उसके अब्बा के लिए कंसर्निंग होनी चाहिए या नहीं? जवाब आया बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल सही जवाब है कि उनके लिए कंसर्निंग होनी चाहिए। यही मिसाल अब हम एक कंपनी के ऊपर रख के देखते हैं। कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया कि जनाब हम यहाँ पे एक जो है वो इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम एक रेजिडेंशियल जो है ना जगह जगह प्रोजेक्ट बनाएंगे,
मिसाल के तौर पे फलकनाज ने एक प्रोस्पेक्टस शुरू किया और कहा कि हम मलीर में जो है ना वो कर रहे हैं, तैसा टाउन में एक प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, फलकनाज 1, फलकनाज 2, फलकनाज एम्पायर, फलकनाज रेजिडेंसी, फलकनाज ये, फलकनाज वो, ठीक है। या लेट्स से कबाबजीज़ ने प्रोस्पेक्टस से शुरू किया। कबाबजीज़ ने बोला हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और हम प्रोस्पेक्टस से शुरू कर रहे हैं कि हम एक नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, बैरिया टाउन में ब्रांच खोलना है, ठीक है। कबाबजीज़ बर्गर, कबाबजीज़ जो है ना कैफ़े, कबाबजीज़ की कॉफ़ी, कबाबजीज़ का पानी भी आ गया, कबाबजीज़ की कोला भी आ गई है, ठीक है। सब आ गया है। वो वक्त दूर नहीं है कि कबाबजीज़ जो है ना वो अपना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खोल लेगा कबाबजी सोसाइटी के नाम से। तो कबाबजीज़ वालों ने आपसे पैसे लिए और एक धूमधाम से ना प्रोजेक्ट का इनेकाद कर दिया। कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि जो आपने पैसे लगाए हैं कबाबजीज़ ने उठा के जो है वो कबाबजीज़ पिज़्ज़ा को दे दिया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आपको पता चल रहा है कबाबजीज़ पिज़्ज़ा से जो है ना जो आपने पैसे दिए थे वो तो दिए मैं, लेकिन कबाबजीज़ फ्राइड चिकन को भी कुछ पैसे चले गए। तो आपके लिए क्या कंसर्निंग बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने पैसे दिए थे कबाबजीज़ की सोसाइटी बनाने के लिए कि भाई सब चल रहा है, सोसाइटी भी चल जाएगी, ठीक है। हर बिज़नेस में वो आ गया। तो क्या आपके लिए कंसर्निंग होना चाहिए कि जो आपने सोसाइटी बनाने के लिए एक पैसे दिए हैं वो कबाबजीज़ फ्राइड चिकन को भी जा रहे हैं, वो कबाबजीज़ जो है ना वो हॉरर कैफ़े था एक ज़माने में, अब तो मेरे ख्याल बंद हो गया, उसको भी जा रहे हैं, तो हर सबको जा रहे हैं। तो ये शेयर होल्डर के लिए एक कंसर्निंग बात होती है। तो यहाँ पे लॉ बड़ा सख्त हो जाता है। लॉ कहता है कि भाई रिश्तेदारों को जो पैसे दोगे ना, ये मना नहीं देना, दो, लेकिन इसके लिए पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो। और कंपनीज एक्ट ने ये भी बताया कि कंपनी के रिश्तेदार कौन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिश्तेदारों को पैसे देना एक क्रिटिकल ट्रांजैक्शन तो है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये है एसोसिएटेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम अगले लेक्चरों में जो है वो डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट। तो एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट एक छोटा है, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड समझाने का मकसद, बताने का मकसद समझ आया कि कंपनी ने अपना पैसा, अपने बिजनेस का पैसा उठा के अपनी किसी ग्रुप कंपनी को, किसी एसोसिएट को, किसी बहन भाई चचा मामू के बेटे को दे दिया। तो अब वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कंपनी की रिश्तेदार कहलाएंगी? तो जो कंपनी की रिश्तेदार कहलाएंगी वो कहलाएंगी हमारी ज़बान में एसोसिएटेड कंपनीज। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक मेरे साथ हो तो अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ और मैं ये क्या बता दूँ कि एसोसिएटेड कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। डन। अच्छा जी, हेडिंग आती है एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग्स। कंपनीज का मतलब क्या होता है? वो कंपनी जो कि कंपनी लॉ के तहत इस्टेब्लिश हुई हो। और वो पहला लेक्चर याद आ रहा है कंपनी लॉ में, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और वो 2016 वाला और वो रिपील उन सारी बातें की थी। तो वो उन ऑर्डिनेंस या उन लॉज के तहत बनने वाली कंपनीज को कहते हैं कंपनी, ठीक है। और एज अ होल क्या कहेंगे इसको? कंपनी लॉ। तो कंपनी कहते हैं कंपनी लॉ के तहत बनने वाली कंपनी को। अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग मीन्स एनी बिजनेस, इट कैन बी एनी बिजनेस, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी अ कंपनी, ठीक है, इट कैन बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वॉट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है। तो अंडरटेकिंग का मतलब होता है कोई भी कारोबार। एसोसिएटेड कंपनीज का मतलब होता है कंपनी लॉ वाली कंपनी। अब नाउ एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग का मतलब होता क्या है? अब बता ही दो, कब से तमहीद बांध रहे हो, तो तमहीद तो समझ आ गई है, ओके। अब इसमें है कोई 4 से 5 पॉइंट्स, एक एक करके एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग। पहली तरह की कंपनी क्या होती है? पहली तरह की कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, वो कहता है कि ये एक है ऑर्गेनाइजेशन ए, ठीक है, और दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन बी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा है? मैंने कंपनी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कुड बी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बी है, ये भी कुछ भी होती है। या तो ऑर्गेनाइजेशन बी भी सोल प्रोप्राइटर होगी, ऑर्गेनाइजेशन बी भी पार्टनरशिप होगी, या ऑर्गेनाइजेशन बी भी जो है वो कंपनी होगी, ठीक है। डन, ओके। अब वो पहले में क्या कहते हैं? पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है किसी किताब में ये पॉइंट नंबर 3 हो, किसी किताब में पॉइंट नंबर 2 हो, लेकिन जो मैंने अपनी सीक्वेंस समझाने के लिए बनाई हुई है मैं उस सीक्वेंस से चल रहा हूँ। उसके बाद आपको अपनी किताब की डेफिनेशन जो लिखी हुई वो पढ़ा दूंगा। स्टडी टेक्स्ट आप कोलैबोरेट कर सकते हो। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, लेकिन डेफिनेशन मुकम्मल इंशाल्लाह होगी। इसमें आप कोई भी पॉइंट ऊपर या नीचे लिख दो, कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाला। अच्छा, वो कहता है कि अगर एक बंदा इस कंपनी में ओनर है और यहाँ भी ओनर है, ठीक है, एक बंदा इस कंपनी में ओनर है, यहाँ पार्टनर है, एक बंदा इस कंपनी में ओनर है और यहाँ डायरेक्टर है, एक बंदा इस कंपनी में ओनर है और यहाँ होल्डर ऑफ 20% और मोर शेयर है, यानी कि छोटा मोटा शेयर होल्डर नहीं, 20% या उससे ज़्यादा शेयर रखने वाला शेयर होल्डर। तो ये कंपनी आपस में एसोसिएट कंपनी बन जाती है। ये पहला पॉइंट है। इसमें 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 4 4 16, वो याद है, 4 की पावर 2, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अभी हम बना के देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो हमने एक कलर से एक कॉम्बिनेशन बना लिया अभी।
चलो समझ आ जाइए कि एक बंदा यहाँ पे ओनर है और दूसरी कंपनी में ओनर है, यानी कि मिसाल तौर पे जो हमारा यूशुआ भाई हैं, ठीक है, सलार बोलता ना मैंने उस वक्त, मुझे लगा सलाह रहा है, ठीक है, तो वो अंधेरा ऐसा था ना तो मुझे लगा सलाह रहा है। अच्छा, यूशुआ भाई ARTT के अंदर जो है ना वो ओनरशिप पर है, ठीक है, ARTT को ओन करते हैं, ये इन्वेस्टर हैं बहुत बड़े हमारे। और यूशुआ भाई जो है वो ARTT का एक कॉलेज है, ठीक है, उसके भी ओनर है, ठीक है, हमने इनको ओनर बना दिया। तो ये ARTT बिजनेस स्कूल और ARTT कॉलेज क्या बन जाएंगे, एसोसिएट कंपनी और अंडरटेकिंग बन जाएंगे, एसोसिएट अंडरटेकिंग। अच्छा, यूशुआ भाई ARTT में जो है ना वो ओनरशिप लेके बैठे हुए हैं अभी, और एक जो है पार्टनरशिप है, वहाँ पे पार्टनर है। तो ये ARTT बिजनेस स्कूल और वो पार्टनरशिप की जो कंपनी है, वो सॉरी पार्टनरशिप की कंपनी बोल रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ करे, पार्टनरशिप है, तो ये क्या बन जाएंगी, एसोसिएट। यूशुआ भाई इधर हमारे पास ओनर है, वहाँ किसी कंपनी में यूनिलीवर में डायरेक्टर है। यूशुआ भाई बोलेंगे भाई चांद लगा दी, मैं तकदीर बदल दी, ARTT में मालिक बना रहे हो, उधर यूनिलीवर में डायरेक्टर बना रहे हो, तो ARTT और यूनिलीवर क्या बनेंगे, एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग बन जाएंगी। यूशुआ भाई ARTT के अंदर ओनर है और होल्ड करते हैं 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर, किसके अंदर, डालडा के अंदर। तो ARTT और डालडा क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा, एक सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है, ज़ोहेब भाई और हफ्सा बाजी और ये यूशुआ भाई दोनों से, ये जब मैंने बोला है होल्डिंग ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर, यानी कि आप शेयर होल्डर होने चाहिए हो 20% या उससे ज़्यादा, छोटा मोटा नहीं, तो क्या इसमें मैं ऑर्डिनरी शेयर्स काउंट करूँगा या सिर्फ मैं इसमें प्रेफरेंस शेयर्स काउंट करूँगा या दोनों करूँगा, ठीक है। अच्छा, हफ्सा बाजी, ज़ोहेब भाई, प्यारे भाई, मुबश्शिर भाई, यहाँ लिखा हुआ है वोटिंग पावर, मैं ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता हूँ, ये देखो वोटिंग पावर लिखा हुआ है। अब बताओ, ऑर्डिनरी शेयर्स दोनों का जवाब सही, क्यों, वोटिंग पावर है, प्रेफरेंस के वास्ते वोटिंग पावर होती नहीं है, ठीक है। चलो, ये पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अगर पहला पॉइंट की बेस बन चुकी है ना, तो फिर अगले पॉइंट फ़ौरन फारग हो जाएंगे, ईजी हैं। बढ़ूँ आगे, चलो, कलर चेंज, ब्लू। एक बंदा यहाँ ओनर है और यहाँ भी ओनर है, नहीं ओनर वाला पॉइंट तो हो गया ना, सॉरी, अब क्या है, पार्टनर वाला पॉइंट है। एक बंदा यहाँ पार्टनर है, यहाँ पे ओनर है, एक बंदा यहाँ पे पार्टनर है, इस कंपनी में पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनर है, तो यहाँ पे डायरेक्टर है, यहाँ पार्टनर है, यहाँ पे होल्डर ऑफ 20% ऑफ मोर शेयर्स हैं। तो अगर एक इंसान, यानी कि अगर सर अहमद है, ठीक है, सर अहमद जो है वो ARTT में पार्टनर है, ठीक है, सर अहमद का एक और वेंचर है, ठीक है, रियल एस्टेट का, ठीक है, वहाँ पे वो ओनर है, तो वो जो उनका रियल एस्टेट का वेंचर है, सोल प्रोप्राइटरशिप, और जो ये ARTT है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएट बन जाएंगी। सर अहमद यहाँ भी पार्टनर है और रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते हैं दोस्तों के साथ पार्ट टाइम में, वहाँ भी पार्टनर है, तो वो रियल एस्टेट का बिजनेस और ARTT क्या बन जाएंगे, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह से पार्टनर डायरेक्टर, पार्टनर और होल्डिंग और 20% और मोर शेयर। सर अहमद यहाँ पे पार्टनर है, ठीक है, और 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं लॉटे केमिकल पाकिस्तान के, तो ये ARTT और लॉटे केमिकल क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स बन जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 डन। चलो अब येलो पकड़ते हैं, येलो। अगर एक शख्स यहाँ डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में ओनर है, यहाँ डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में पार्टनर है, यहाँ डायरेक्टर है, इस कंपनी में डायरेक्टर है, यहाँ डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में होल्डर ऑफ 20% और मोर शेयर्स है, ठीक है। चलो जी, चौथा कलर पकड़ते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। एक इंसान एक कंपनी के अंदर 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है, लेकिन साइड में अपना एक कारोबार भी चला रहा है, नहीं लाइन टेढ़ी हो गई, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन साइड में अपना एक कारोबार भी चला रहा है। एक इंसान यहाँ पे इस कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है, लेकिन दूसरी जगह पार्टनरशिप फर्म में बैठ रहा है। एक बंदा यहाँ पे 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है, लेकिन किसी और कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन में भी बैठा हुआ है। एक बंदा यहाँ किसी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है, लेकिन दूसरी ऐसी कंपनी है जहाँ भी उसका ये हाल है, वहाँ भी शेयर रख के बैठा हुआ है। तो ये कंपनी आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग बन जाएंगी। अच्छा,
अब आप लोगों के जहन में आ जाएगी कन्फ्यूज़न कि इतने सारे केसेस 16 में से कोई पूछ ले, हम कैसे समझेंगे, किस तरह पकड़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका तो ये अपने दिमाग में ना एक चार्ट बना लो इस तरह का, एक कंपनी बनाओ, दूसरी कंपनी बनाओ, ओनर पार्टनर डायरेक्टर 20% और मोर, ओनर पार्टनर डायरेक्टर 20% और मोर, और फिर कॉम्बिनेशन बना के देख लो कि किस जगह फॉलो कर रहे हो। अच्छा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है ये बता दें, चलो ये बता दें। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट लाइकली जो वो सवाल पूछेगा ना, वो पूछेगा जवान यहाँ से ना, ये क्या कश्ती बना दी इसने लोग। ये मेरे ख्याल ना लाइनों में लाइन ना लड़ रही हैं आपस में। मैं तो एक ही गो में बनाऊंगा। यस, आई डिड इट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, सही है, जाने दो। क्या ये क्लियर है, समझ आ रहा है, मसला तो नहीं हो रहा, कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा। सवाल है, सवाल हाजिर, अर्ज ठीक है। देखो, बिल्कुल ठीक सवाल तुम्हारा। एक बंदा यहाँ पे 20% या इससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है यूनिलीवर में, ठीक है, वो डालडा में भी 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है। अच्छा, 20% वोटिंग पावर रखने का मतलब ये कोई हल्का फुल्का शेयर होल्डर नहीं होता, बड़ा शेयर होल्डर होता है, ये इन्फ्लुएंस भी करवाता है बहुत सारे डिसीजन। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 5% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर वाले लोग नोटिस का डलवा सकते हैं एजेंडा मीटिंग के अंदर, यानी वो कितनी पावर रखते हैं। इसी तरह से 10% या उससे ज़्यादा वाले लोग जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये 20% भी एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर रखता है जो कि अपनी बात मनवाने का कायल होता है। तो जब वो किसी कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, अपनी बात रख सकता है एक कंपनी के अंदर, और दूसरी कंपनी के अंदर भी ऐसा ही है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा के इन्वेस्टमेंट भी करवा सकता है, कोई और फैसले भी करवा सकता है। तो दोनों कंपनीज़ का आपस में एक संबंध बना दिया यहाँ पे लॉ ने कि भाई अगर आप 20% यहाँ भी रखते हो और वहाँ भी रखते हो, तो ये दोनों कंपनीज़ ना आपस में रिश्तेदारी हो जाएगी। अच्छा, जब बिल्कुल शेयर होल्डर रजिस्टर से पता चलता है, और जब आप किसी, चलो डायरेक्टर वाला केस आता है, कॉमन डायरेक्टरशिप के केस में क्या होता है कि जब एक कंपनी के कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो एक एक्सरसाइज होती है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 है, उसका मैंने एक वर्क पेपर बनाया था पार्क सुजुकी के ऊपर, पार्क सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड पे। तो उसके अंदर होता क्या है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी पूरी प्रोफाइलिंग होती है कि डायरेक्टर ने क्या ट्रेनिंग ली हुई है, डायरेक्टर जो है कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, और वो डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है। ठीक है, एक डायरेक्टर जो है वो कुछ नंबर ऑफ़ कंपनीज होती हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैं सेक्शन भूल गया, कि इतनी कंपनी से ज़्यादा कई कंपनीज़ में डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो वो बताना होता है, उसको डिस्क्लोज करना होता है कि भाई अगर मैं आपके पास डायरेक्टरशिप पे आ रहा हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, ताकि वो अपने पास बता सकें कि हमारे पास जो डायरेक्टर है इसकी इस कंपनी में इतने शेयर्स हैं, तो ये कंपनी और हमारी कंपनी आपस में बन गई हैं, क्या रिश्तेदार बन गई हैं, एसोसिएट कंपनीज बन गई हैं। क्लियर है, बढ़ जाऊँ मैं आगे। अच्छा, डेफिनेशन का मज़ा ही नहीं जब तक डेफिनेशन के अंदर एक्सेप्शंस ना आ जाए, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस पे मैं अभी नहीं जा रहा। ये हमारा हुआ है पहला पॉइंट, डन। अच्छा, अब मैं पहला पॉइंट ना आपको यहाँ से रीड करके बता रहा हूँ, यहाँ से रीड करके बता रहा हूँ। ये देखो, इफ़ अ पर्सन हु इज़ द ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डिंग ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन। आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए, सारे पैसे तो अपने नाम पे ही रखोगे ना कुछ बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर दोगे, कुछ ना कुछ बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दोगे। माइनर चिल्ड्रन, नॉट मेजर, नॉट एडल्ट्स, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर भी तुमने शायद ये तुम्हें याद हो कि माइनर चिल्ड्रन जो है वो काउंट होते थे आपकी उसमें विरासत में, वल्दियत में, जो भी है। और जो बाकी वल्दियत बोल अल्लाह माफ़ करे, वालिद तो वही रहेगा ना, ठीक है, विरासत में, लेकिन जो बाकी मेजर चाइल्ड होते थे वो काउंट नहीं होते थे, ठीक है। ये हमने लॉ के अंदर ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने, जब मैं बिज़नेस कंपनी लॉ पढ़ा था, कि जो शेयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, पहले आपके इस कोर्स में ना एक सेक्शन हुआ करता था कंपनी चेक का, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर हुआ करती थी, ठीक है, कि जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो ना उसके आप शेयर नहीं रख सकते, यानी कि वो पार्टनर को भी सख्ती से मना है और वी एज ट्रेनीज़ भी हम लोग को मना है कि उस कंपनी के अंदर शेयर्स नहीं रख सकते। डायरेक्टली भी मना है, इनडायरेक्टली भी मना है, यानी डायरेक्टली खुद नहीं रख सकते और थ्रू स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन किसी के भी नाम पे नहीं रख सकते। वो सेक्शन पहले था, अब वो मेरे ख्याल डिलीट कर दिया, अब वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ऑडिट का एक पार्ट था, अब है नहीं, यहाँ नहीं है ना,
कंपनी सेगमेंट नहीं है, वो ऑडिट में चला गया है। तो भले डायरेक्ट हो या भले इनडायरेक्ट हो, आप अपनी शेयर होल्डिंग नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, बात क्या कर रहा था? बात तो मैं पॉजिटिव बात कर रहा था, हाँ, माइनर चिल्ड्रन की बात कर रहा था। मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपके 20% या इससे ज़्यादा शेयर्स हैं एक कंपनी में, या दूसरी कंपनी में भी ये है, या डायरेक्टर हो या पार्टनर हो या ओनर हो, अच्छा, शेयर्स जो हैं वो आप डायरेक्टली भी होल्ड कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी होल्ड कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी बेगम के नाम पे या आपके जो है वो छोटे बच्चों के नाम पे जो कि 18 साल से कम उम्र है, वो समझा जाएगा कि आपकी ही जो है वो उसमें मलकियत है। मैं विरासत बोलने जा रहा था फिर से। इन अ कंपनी अंडरटेकिंग इज ऑल्सो दी ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% ऑफ मोर वोटिंग पावर इन अनदर कंपनी और अंडरटेकिंग। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? बहुत सुकून से डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत स्लो में जाऊंगा इसमें जानबूझ के, ताकि हमें चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएं। डन। पॉइंट नंबर 2, इफ़ कंपनीज और अंडरटेकिंग्स आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल और वन इज दी सब्सिडरी ऑफ अनदर। इफ़ कंपनीज और अंडरटेकिंग्स यानी कि कोई कंपनी या कोई बिजनेस, दोनों किस में हो? कॉमन मैनेजमेंट में हो या कंट्रोल में हो। अच्छा, कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल की मुझे कोई मिसाल दे दे ऐसी। कॉमन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक ब्रांचेस भी आती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी मिसाल देता हूँ, कॉफ़ी वगैरह, ठीक है। वो जो उसके क्लीन शेव अंकल हैं, बड़े जॉली से नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, देखा होगा तुम लोगों ने? कभी नहीं देखा? कॉफ़ी वगैरह एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तुम लोग नहीं देखा किसी ने? ऑनलाइन वालों देखा होगा ना। तो मिसाल के तौर पे कॉफ़ी वगैरह जो है, उसकी गुलशन ब्रांच, DHA ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच, ठीक है, पंजाब चौरंगी ब्रांच, ये सब आपस में क्या है? कॉमन मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है। या कबाबजीस एक ग्रुप है, ठीक है। कबाबजीस आज से पहले 4-6 साल पहले मैंने सिर्फ सुना था कि कबाबजीस एक बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है जो कि 2 दरिया पे होता है, जहाँ पे अमीर लोग खाना खाने जाते हैं, ठीक है। और वो व्यू ऊपर लेके बैठते हैं, समंदर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। एक बार मैंने भी कोशिश की जाने की, लेकिन हमें वो समंदर वाले के पास जगह नहीं मिली, मतलब जहाँ से आपको सारा सी नज़र आता है, तो वो हमें थोड़ा सा पीछे जगह मिल गई थी। बहरहाल इट्स एक्सपेंसिव बट वर्थ इट है, मेरी नज़र में तो वर्थ इट है। लेकिन हम लोग का लंच होता है, जब भी कोई क्लाइंट खाता होता है ना, बड़ा क्लाइंट, तो एक सेलिब्रेशन के लिए लंच होता है, सॉरी डिनर होता है। तो टीम डिनर होता है, उस पर टीम डिनर में सब जाते हैं, और वो यूजुअली हम या तो क्लाइंट से या तो फर्म से रिम्बर्स करा रहे होते हैं, या तो किसी का फेयरवेल होता है तो फिर उस पर कुर्बानी का बकरा बन जाता है, चलो भाई कराओ। अब ऑडिट टीम में अगर 15 लोग हैं या 16 लोगों की टीम है या 12-14 लोग जा रहे हैं, तो 12-14 लोगों की पूरी एक टेबल पीछे बुक करी, उसमें खाने मंगाए, और वो बिल तकरीबन हंसते खेलते 40,000, 42,000, 44,000 जाता था। तो कबाबजीस वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बिफोर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कबाबजीस ने मतलब अपने आप को एक्सपेंड किया। एक कबाबजीस तो हमारा कहाँ पर है? हाईवे पे। एक है हमारा 2 दरिया पे। 2 कबाबजीस तो नहीं थे। उसके बाद अचानक से आया कबाबजीस फ्राइड चिकन। KFC का जब बैकआउट होना शुरू हुआ तो कबाबजीस फ्राइड चिकन आ गया। फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा कि कबाबजीस पिज़्ज़ा, अच्छा पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा भी अच्छा था भाई, कबाबजीस पिज़्ज़ा भी आ गया, चलो। फिर कुछ टाइम बाद देखा कबाबजीस बेकरी आ गई, भाई केक भी अच्छे हैं इसके, तो मतलब चॉकलेट केक, 3 मिल्क केक, इस तरह वो अच्छा मैंने खाया, वो भी अच्छा भाई, माशाल्लाह यार। क्योंकि वैसे एक बंदा एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, मल्टीपल चीज़ में नहीं। बट कबाबजीस वॉज द ब्रांड या इज़ द ब्रांड जो कि हर मल्टीपल चीज़ों में एक्सपर्ट है। मिसाल देने का कॉन्टेक्स्ट है, समझना आखिर में। तो कबाबजीस पिज़्ज़ा भी आ गया। अच्छा, अभी सुना है कि कबाबजीस वाटर भी आ गया, और कबाबजीस कोला भी मैंने देख ली है फेसबुक पे, किसी बंदे के हाथ में थी कबाबजीस कोला के नाम से। तो ये जो कबाबजीस फ्राइड चिकन है, कबाबजीस पिज़्ज़ा है, कबाबजीस बेकर्स है, ये सब क्या हैं? अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल हैं किसके? कबाबजीस ग्रुप के। तो क्या ये कबाबजीस फ्राइड चिकन, कबाबजीस पिज़्ज़ा, कबाबजीस बेकर्स आपस में एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग बन जाएंगी? बन जाएंगी, ठीक है, गुड। एक और मिसाल, अब एक कंपनी की मिसाल लेते हैं, यूनिलीवर, ठीक है। जिस बंदे ने जिस कंपनी का ऑडिट किया होता है ना, उसकी ज़बान पे वो मिसाल होती है और वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। क्यों? बिकॉज ही हैज़ सीन द ऑपरेशन इन डिटेल ना। तो यूनिलीवर का FS जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं ड्राइव लिंक में, वो आप लोगों के लिए ईजिली एक्सेसिबल हैं। नोट नंबर 35 है इसका रिलेट पार्टी का नोट्स, और जो 35.2, 35.3 ये कहते हैं सब नोट। तो सब नोट 35.2 के अंदर लिखा हुआ है कि यूनिलीवर की कौन कौन सी एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं। वो कहता है कि द फॉलोइंग आर दी रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, रिलेटेड पार्टीज के लफ्ज़ अभी इग्नोर करना, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। विद हुम द कंपनी एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन और हैव अरेंजमेंट इन प्लेस। कहता है रफान मेस प्रोडक्ट और यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, यूनिलीवर की यूनिलीवर कैसे एसोसिएटेड कंपनी? क्योंकि 2 एंटिटीज़ हैं बेसिकली, एक है यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड
एक है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, फूड्स बनाती है आइसक्रीम और वो खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना सारे वो, और जो यूपीएल है वो साबुन, शैम्पू और इस तरह के जो डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ एक्सेल है और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कौन बनाता है, यूपीएल बनाता है। तो एक यूपीएल है, एक यूपीएफएल है। अच्छा, एसोसिएशन की बेसिस देखो, एसोसिएटेड कंपनी ड्यू टू कॉमन डायरेक्टरशिप। वाह, हमारा कॉन्सेप्ट हमें लिखा हुआ मिल गया एफएस के अंदर। ठीक है, हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि किस तरह से कॉमन डायरेक्टरशिप से एसोसिएट कंपनी बन जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यूनिलीवर में एक ऐसा डायरेक्टर मौजूद है, ठीक है, जो कि कहाँ डायरेक्टर भी है, रफान मेस के अंदर भी डायरेक्टर है। अब वो डायरेक्टर कौन है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे ज़्यादा। यूपीएल तो यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड एक ही है, मतलब एक ही समझो, अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हैं, अलग अलग एफएस हैं, अलग अलग सब कुछ अलग अलग है। अच्छा, यूपीएल के एफएस पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसकी एफएस अवेलेबल नहीं होता वेबसाइट पे। लेकिन यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हो जाते हैं क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है। तो यूपीएल का एक डायरेक्टर ऐसा है जो कि यूपीएल के पेरोल पे है और यूपीएफएल के भी पेरोल पे, यानी कि यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड और पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड आपस में क्या बन गई हैं, एसोसिएटेड कंपनी बन गई हैं ड्यू टू कॉमन डायरेक्टरशिप। अच्छा, डन है। अच्छा, इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव परसेंटेज की शेयर होल्डिंग की यहाँ पे 4.26% है और यहाँ पे जो है ना वो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। ठीक है, डन है। क्या मैं पॉइंट नंबर 2 क्लियर कर पाया हूँ? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, इसी की एक्सटेंशन में ये लिखा हुआ है कि ये रिलेटेड पार्टी की डिटेल है और ये हमारी बेसिस ऑफ एसोसिएशन है कि हमारी एसोसिएट कंपनी है, ये भी एसोसिएटेड है, ये भी एसोसिएटेड है, ये भी एसोसिएटेड है, ये भी एसोसिएटेड है। ठीक है, चलो बहुत सारी एसोसिएट आ रही है, मैं सबको टिक नहीं करने बैठ रहा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जो है वो समझानी है, इसके बाद मैं दोबारा इस नोट पे आऊँगा। क्लियर है? मज़ा आ रहा है समझने में, सीखने में मज़ा आ रहा है? आ जाओ, दोबारा से पॉइंट नंबर 2 पढ़ता हूँ। इफ़ कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल। अब जब भी तुम्हारे पास कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल की तुम्हें याद नहीं आ रही हो चीज़, तो क्या याद करना, कबाबजीज और यूनिलीवर। ठीक है, नंबर 2, और वन इज़ दी सब्सिडरी ऑफ एनदर। अच्छा, अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आएगा कि तुमने भाई अभी ये बात की कि अंडर कॉमन मैनेजमेंट से तुम्हारे जहन में यूनिलीवर आना चाहिए, लेकिन अंडर कॉमन मैनेजमेंट में तो मैंने कबाबजीज की मिसाल दी थी, यूनिलीवर की मिसाल भी है। अभी बताता हूँ कैसे। दोबारा पढ़ो पॉइंट नंबर 2। इफ़ कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल और वन इज़ दी सब्सिडरी ऑफ अनदर, यानी कि अगर कंपनी आपस में होल्डिंग सब्सिडरीज हैं तो वो क्या बन जाएंगी? यूजुअल क्या बनेंगी? एसोसिएटेड कंपनीज। अगर कंपनी आपस में होल्डिंग सब्सिडरी यानी कि बाप बेटे का रिलेशनशिप है, माँ बेटे का रिलेशनशिप है, तो वो क्या बन जाएंगी? एसोसिएट कंपनीज बन जाएंगी। ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो? बनेंगी एसोसिएट, टेंशन नहीं लो। ठीक है, एसोसिएट ही बनेंगी। अब देखो इस नोट के अंदर कोनॉपको इनकॉर्पोरेशन, ये कौन है? इनकी पेरेंट कंपनी है। इसका एड्रेस है भाई 800 सेवलान एवेन्यू, एंगलवुड, क्लिफ्स, यूनाइटेड स्टेट्स। अल्लाह मुझे भी कभी ऐसे एड्रेस पे जो है ना वो लिखने की तौफीक दे के मैं इतना मुश्किल एड्रेस लिख के आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स लिखूं कि मज़ा आए। ठीक है, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। चलो जी, इसका नाता क्या है, रिश्ता क्या है? होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 76.55। यानी कि यूनिलीवर की जो पेरेंट कंपनी है ना, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? उस पेरेंट कंपनी का नाम है कोनॉपको इनकॉर्पोरेशन। और कोनॉपको इनकॉर्पोरेशन के पास यूनिलीवर के कितने शेयर्स हैं? 76.55% शेयर होल्डिंग है कोनॉपको इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, वैसे मुझे अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, इस पर मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, किसी को बताओ तो वो बताना। यूनिलीवर के ना लोग बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तुमने सुना होगा मसाजिद के बाहर ना यूनिलीवर इसराइली है। तो मैंने अपने एक दोस्त से भी पूछा, उसने भी मेरे साथ ऑडिट किया था। मैंने बोला यार एक बात बताओ कि इजरायली कंपनी की अगर मैं बात बाय डेफिनेशन देखूँ, मैं सीखने के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी का मतलब वो हर्ट होते हैं इससे मतलब प्लीज़ तो माजरत, लेकिन अगर मैं बाय डेफिनेशन चलूँ तो इजरायली कंपनी कौन सी कंपनी होगी जो कि जिसका ओरिजिन कहाँ होगा? इजराइल में होगा कहीं ना कहीं। पाकिस्तानी कंपनी क्या होती है? मेड इन पाकिस्तान, बॉर्न इन पाकिस्तान। इंडियन कंपनी क्या होती है? मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया। ठीक है, चेन्नई, मुंबई जो भी है। तो इजरायली कंपनी से क्या होगी? जो कि जिसका ओरिजिन क्या हो? इजराइल हो। अगर मैं बात करूँ सुजुकी की, सुजुकी मेहरान, सुजुकी ऑल्टो, सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है, सब में देखी हुई सुजुकी हाईएस। सुजुकी का एक ऑफिस पाकिस्तान में है जिसे हम कहते हैं पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, पाक सुजुकी है।
इंडिया में भी है सुजुकी मारुति के नाम से। इसी तरह से ना जापान में भी है, ठीक है, क्योंकि ये जापानीज़ कंपनी है, वो है SMC, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो सुजुकी क्या बन गई? जापानी कंपनी। तो मुझे समझ नहीं आता कि हाउ कम यूनिलीवर से इजरायली कंपनी, जब सब लोग बाइकआउट कर रहे होते हैं तो अच्छा यूनिलीवर की सेल्स हिट हुई हैं, अच्छी खासी मतलब हिट हुई हैं, ठीक है, क्योंकि शैम्पू का बाइकआउट हो रहा है तो इसका बाइकआउट हो रहा है, और इस आड़ में पाकिस्तानी कंपनीज मतलब अपना बिजनेस चमका रही हैं, ठीक है, वो अपनी क्वालिटी भी बेहतर कर दें, प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस बेहतर कर दें, तो क्या ही अच्छी बात है। तो बहुत जो है ना वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ की सेल्स स्ट्रगल कर रही हैं। तो समझना आने वाली चीज़ ये है कि जब इसकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही US है, जो इसकी पेरेंट है वो ऑरिजिन इसका US है, हाउ कम इट इज़ एन इजरायली कंपनी। हाँ, इजराइल में ऑपरेशन है इसके, अगर आप लिखोगे ना unilever.com/Israel तो इसराइल में भी ऑपरेशन है। माइट बी द रीज़न ऑफ बाइकआउटिंग इसके आप इसराइल से अपने ऑपरेशन ख़त्म कर लो, इसराइल में आप बिजनेस नहीं करो, माइट बी दिस कुड बी अ रीज़न, बट इफ़ यू से कि इट इज़ एन इजरायली कंपनी तो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 डन। हाँ, कोनॉप्को है। हाँ यार ये जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी, इसकी जो पेरेंट कंपनी है इसकी शेयर होल्डिंग है 76.55 कोनॉप्को के पास। अच्छा, और जो मेन कंपनी है ना, मेन वो मेरे ख्याल ये वाली है, यूनिलीवर PLC, जो कि लंदन में। अच्छा, यूनिलीवर की जितनी भी कंपनीज है ना, मतलब श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूरोप, मशरिक मैन्युफैक्चरिंग, सेंट्रल रिसोर्स, ये सारी कहाँ आ रही है? देखो, स्विट्ज़रलैंड में भी है, नेदरलैंड्स में भी है, नेदरलैंड में, रॉटरडम में, एम्बैंकमेंट लंदन, शेख ज़ैद, गिज़ा क्या है? गज़ा है ये, गिज़ा है। रॉटरडम नेदरलैंड्स में बहुत है भाई, नेदरलैंड्स में, ठीक है, श्रीलंका में, कलुव्रत चित्तागोंग, नेपाल पार्क, सिंगापुर। तो मुझे यहाँ तो इसराइल से नज़र नहीं आया, लेकिन होगी तो डेफिनेटली होगी, ऑफिस तो होगा। सर ये रॉयल्टी या फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, लोग इसको लिंक करते हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है? यार रॉयल्टी जो है ना वो पता किसको जाती है? कोनॉप्को को जाती है, क्योंकि पेरेंट कंपनी आपकी कौन है? कोनॉप्को है, ठीक है। रॉयल्टी तो इसी को पे होती है, ये बात तो 100% कन्फर्म है। चलो जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ है? इसको मैं रिवाइज भी कराऊंगा अभी। यार इसकी भी एक रीज़न है, देखिए, इसका मैंने चूँकि ये वाला मैंने हेड किया नहीं है, नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, रॉयल्टी पे होती है, ठीक है, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस पे होती है, और वो किसी ना किसी अरेंजमेंट के तहत होती है। जैसे अगर मैं तुम्हें यूनिलीवर के केस में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सुजुकी के केस में ज़रूर बता सकता हूँ। सुजुकी के केस में रॉयल्टी किस तरह पे होती है? सुजुकी के केस में इस तरह रॉयल्टी पे होती है कि जैसे ही किसी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी, और मैंने तकरीबन सुजुकी पे ना 9 हेड्स किए थे, 9 से 10 हेड्स। एक हेड है जैसे PP है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये एक हेड है, इंटेंजिबल दूसरा हेड है। तो मैंने PP इंटेंजिबल्स लीजेस, ठीक है, पेबल टू वेंडर, अदर पेबल का अदर, ठीक है, और सेल्स टैक्स पेबल, एक्साइज ड्यूटी पेबल। आज तक मुझे उंगलियों पे आ जाए इतनी मैंने जुल्म जो है ना वो हुए थे मेरे से। ईयर एंड मेरा मतलब ट्रॉमेटिक ईयर एंड एवर था दिसंबर 2023 का, दिसंबर 2022 का ट्रॉमेटिक ईयर एंड। अल्लाह माफ़ करे, जो दिसंबर से लेकर मैंने मार्च तक का पीरियड गुजारा ना, मुझे पता है कि मेरी CFF के पहले टाइम जाती किस वजह से हुई थी। बड़ी वजह यही थी, ये क्लाइंट। और उसके बाद जब ये AFF के पास गया ना क्लाइंट, तो जो मेरे जानने वाले उस क्लाइंट में मौजूद थे, उन्होंने बोला कि हम समझ सकते हैं तुम्हारी तकलीफ, जो तुम 1 साल पहले इस तकलीफ से गुजरे हो गए। और मैं उनको कहता हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कुछ क्लाइंट इतने रफ होते हैं, वो आपकी जान का अदाब करते हैं, क्योंकि पोर्ट कासिम पे क्लाइंट है। बस मुझे लेने आती थी सुबह 7 बजे, उसके बाद मैं जाता जौहर, मेरा एक दोस्त हुसैन, उसको उठाते थे। फिर हम हमारी बस कहाँ जाती थी, नहीं बल्कि पहले चलती थी आयशा मंजिल से, खिज़र को लेती थी, मेरे पास आती थी गुलशन, मुझे बिठाया, जौहर जाते थे, हुसैन को बिठाया। अच्छा, जौहर जाते थे 7:45 8 हो जाया करता था। जौहर से फिर हम जाते थे मलिर कैंट, उमर को लेने। वो मलिर कैंट में जो चेक पोस्ट है उसके बाहर रुका करती थी, फिर वो अंदर मलिर कैंट से आया करता था गेट तक, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है इस तरह से, वो नंबर 1 इलाका है हमारा, टॉप सिक्योरिटी वाला, ठीक है, नंबर 1 बोल रहा हूँ भाई।
तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो नहीं जा सकते अंदर। तो बहरहाल तो बाहर आता था, उसको लेके फिर हम जाते थे कहाँ पे, सुजुकी के ऑफिस। 9 साढ़े 9 पौने 10 पहुँचते थे। क्लाइंट की टाइमिंग थी 4 बजे तक की। 4 बजे सब यूनिफॉर्म पहने होते थे, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के लाइन में लगते थे। बच्चों में जापानी कल्चर है ना, तो वो चेकआउट करके भाग जाया करते थे घर। हम वहाँ बैठते तकरीबन 10-11 बजे तक, 10-11 बजे। अब वहाँ से आप 10:30 पौने 11 निकल लो, दोबारा वैन में बैठ रहा हूँ, मतलब डेडिकेटेड वैन थी ड्राइवर के साथ, और वो ड्राइवर पहले जाता था मरीलखंड। अब जिस सीक्वेंस में उठाया उससे उल्टे सीक्वेंस में छोड़ेगा ना, तो पहले मरीलखंड जाता था, उमर को छोड़ा, उसके बाद जाता था जौहर, हुसैन को छोड़ने के लिए। जौहर से रूट पकड़ता था गुलशन मेरे घर, और मेरे घर से फिर जब मैं उतर जाता था तो फिर खिजर को छोड़ना जाता था आयशा मंदिर। तो इतना लंबा रूट होता था। तो कुछ क्लाइंट्स आपको ना बहुत टफ टाइम देते हैं। तो बहरहाल बात कहाँ से नहीं, तुम्हारे सवाल से, रॉयल्टी से, कि रॉयल्टी किस तरह पे होती है। तो सुजुकी में रॉयल्टी इस तरह पे होती है, जैसे एक नया मॉडल आया ऑल्टो का। अब जो ऑल्टो अगर बनानी है ना, तो ये पार्क सुजुकी का डिसीजन नहीं है कि ऑल्टो बनानी है, ये एसएमसी का डिसीजन है कि ऑल्टो बनानी है। एसएमसी ने एक डिज़ाइन लॉन्च किया कि ये इस तरह से ना हमारी ऑल्टो दिखनी चाहिए, और ये डिज़ाइन वगैरह सब कुछ जो भी अरेंजमेंट्स हैं, और उसका एक प्लान लगेगा, उस प्लान के लिए सुपरवाइज़र भेजेंगे, वो सुपरवाइज़र जापान से हमने यहाँ भेज दिया, उसका रहने पीने का खाना पीने का खर्चा वो सब ये पाकिस्तानी कंपनी उठाएगी। उसके बाद जब आप वो प्रोडक्ट बना लोगे, वो कामयाब हो जाएगी, उसके आप सेल्स करोगे, तो हर सेल के ऊपर एक स्पेसिफाइड फ़ी ऑफ रॉयल्टी एंड टेक्निकल फ़ी के नाम पर आप जापान को पे करोगे। यानी कि जितनी गाड़ियाँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स बिकें, उसकी सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज वो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को पे हो रही होती है। तो ये है कॉन्सेप्ट रॉयल्टी का, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन या डिज़ाइन कॉपी जो आपने लिया हुआ उनका, तो उसके लिए। ओके जी, इफ़ दी अंडरटेकिंग इज़ अ मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी। अच्छा, पहले के 2 पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तीसरे पे आऊँ, इसमें मैं बहुत टाइम जान के लगा रहा हूँ, रुक के लगा रहा हूँ, ताकि ना एसोसिएट की डेफिनेशन आज हमें याद हो जाए क्लास में। हफ्सा, ज़ोहेब, मुबशिर, क्लियर है? 2 पॉइंट्स रुके, बढ़ जाऊँ आगे? नो? अच्छा, मसला नहीं होगा, यस, क्लियर है ना? इफ़ दी अंडरटेकिंग इज़ अ मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी, कह रहे हैं कि जो आपकी अंडरटेकिंग है ना, यानी कि जो आपका बिजनेस है, वो मुदारबा है। इसको समझने से पहले देख लेते हैं मुदारबा होता क्या। तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, लेकिन आज और अच्छे से बताऊँगा। एक तो मैंने पहली क्लास में बताया था, पहले चैप्टर के अंदर, फिर बीच में मुदारबा का एक और लफ्ज़ आया था किसी जगह पे, जब बताया था थोड़ा सा ऊपर से। तीसरी बार आज चूँकि डेफिनेशन का पार्ट बन चुका है, तो आज और अच्छे से समझेंगे। ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो आप किसी बैंक में, कन्वेंशनल बैंक में लोन लेने के लिए जाओ, तो वो आपको लोन दे देंगे, ठीक है, पर्पस पूछेंगे, लोन दे देंगे, पैसा दे देंगे, बोलेंगे जाओ जो करना है करो, बस मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उतर के मुझे लोन वापस मेरे टाइम पे कर देना। लेकिन आप किसी इस्लामिक बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो वो आपको एक पार्टनरशिप का मोड ऑफर करता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है बैंकिंग के ऊपर अप्लाई हो, ये 2 इंसानों में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें होता है एक रब्बुल माल, एक होता है मुदारिक। रब्बुल माल जो है ना, वो फुल ये क्लीन शेप बंदा है, डॉलर वॉलर लेके जो है ना फुल इसने जमा किया हुआ पैसा वैसा, फुल मतलब बंदा पैसा चल रहा है। इसके बाद बहुत पैसे हैं, लेकिन अकल का कम है, अकल नहीं है, लगाने का है। दूसरे बंदे मुदारिब, वो फुल मैनेजर फुल टाई वाई लगा के ना हाथ में लेके प्रोजेक्ट खड़े हैं, प्रपोजल लेके खड़े हैं। तो ये रब्बुल माल है, मुदारिब है। रब्बुल माल कहते हैं इन्वेस्टर को, और मुदारिब या मुजारिब अरबी का लफ्ज़ है, मुदारिब कहते हैं उसको जो कि मैनेजर है, जो कि स्किलफुल है। टिपिकली अरेंजमेंट यही होता है कि एक बंदा पैसे लाता है और दूसरा बंदा जो है वो स्किल होता है। अच्छा, ये वाला बंदा भी चाहे स्किल वाला तो कुछ पैसे ला सकता है, लेकिन एक जनरल मैं अगर बात करूँ गहराइयों में उतरे बगैर, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ इतनी ही जिक्र है, तो मैं इतने जिक्र करूँगा। इसके आगे इसके रेगुलेशन भी जाऊँगा कि वो शेयर रख सकता है, नहीं रख सकता, कितने रख सकता है, वो सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मुदारिब कौन है? स्किल वाला बंदा। तो अगर ये चाहें तो एक मुदारबा बिज़नेस खोल सकते हैं मिलके, जिसमें एक बंदे की स्किल होगी और एक बंदे का पैसा होगा, यानी कि एक इन्वेस्टर होगा और एक स्किल वाला बंदा होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, कभी कभार कुछ मुदारबा कंपनीज ऐसे होती हैं कि वो इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि वो फिर अपने सब बिजनेस खोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर रियल एस्टेट का काम कर रहा है, ठीक है, रियल एस्टेट के काम में जो है ना उसको मतलब मज़ा आ गया है, तो वो अपनी जगह रियल एस्टेट की ऑफिस खोलेगा, ठीक है। एक बंदा अगर ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस कर रहा है, एक दुकान है, मैं ऐसे पर्सनली कई जो है ना वो, अच्छा मैं लोकल शॉप की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जो तुम्हारे मतलब इलाके में, महल्ले में जो लोकल शॉप्स है ना, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जो दुकान होती है एक मतलब धोबी की दुकान, जिसको तुम आसान ज़बान में कहते हो, उसको तुम कपड़े धोने के लिए डालते हो, ठीक है, वो धोबी घाट भेजता है, वो धुल के आते हैं, नंबर लगते हैं, स्त्री होते हैं, आपको धुलाई स्त्री के साथ पैसे देने पड़ जाते हैं। तो कभी कभार कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो कि सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि सिर्फ पैसा लगाते हैं। वो धोबी की दुकान एक नॉर्मल दुकान लेते हैं, ठीक है, किराए पे लेते हैं, उसका किराया जो है वो खुद पे ऑफ कर रहे होते हैं,
और एक धोबी के जो है ना सेटअप डाल के एक स्त्री ले आए, 2 टेबल ले आए, एक कारीगर ले आए, एक मुंशी ले आया, और हैंगर ले आए, थैलियाँ ले आए, मार्कर ले आए, इंक पेन ले आए, और वो नंबर लगाने के लिए धागे ले आए। तो सब कुछ करके माल डाल दिया और मैंने लेट से युष्वा को किराए पे दे दी। मैंने बोला युष्वा तुम इसको ऑपरेट करो और तुम मुझे दिहाड़ी देते रहना, हर महीने 40,000 रुपये देते रहना। तुम जो कमाओ, तुम लाख कमाओ, तुम 1.5 लाख निकालो दुकान से। अच्छा, जिस इलाके में जितनी सोसाइटी, जितने लोग रहते हैं, जितनी फैमिलीज रहती हैं, उतना ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल कभी दूंगा, इस बिजनेस की बहुत अंडरस्टैंडिंग है मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ खुद ये कारोबार होता है, तो मुझे आइडिया है और मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव्स में भी होता है, जानने वालों में। तो मैंने उसको क्या दे दी, किराए पे दे दी। अब जब मुझे मज़ा लग गया ना कि यार ये कारोबार तो बड़ा टाइट है, तो मैंने जो है ना एक गुलशन में भी खोली, एक जौहर में खोली, एक पीसीचेस में खोली, एक शाराफसल में खोली, एक कयूमाबाद में खोल ली, ठीक है, एक जो है ना वो सादकाबाद में खोल ली, एक शरफाबाद में खोल ली, हर जगह खोल ली। तो इसी तरह से कोई कुछ मुदारबा कंपनीज़ होती हैं, वो जब ग्रो करना चाहती हैं तो वो डिफरेंट मुदारबा कंपनीज़ जो है वो खोल लेती हैं। ठीक है, डिफरेंट मुदारबा बिजनेस खोल लेती हैं, अपने अंडर जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं। तो इस डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है, इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि अगर अंडरटेकिंग एक मुदारबा है जो कि मैनेज कर रही है कोई मुदारबा कंपनी। अब अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि जो रब्बुल माल है, ठीक है, और ये मुदारब है, ये मिलके कोई एक मुदारबा खुद कंपनी है, ये एक मुदारबा कंपनी है, ठीक है, और इन्होंने जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया हुआ है ये है मुदारबा। तो कहता है कि अगर किसी मुदारबा कंपनी ने एक मुदारबा इस्टेब्लिश किया हुआ है तो वो मुदारबा और वो मुदारबा कंपनी आपस में क्या हो जाएंगी, एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग बन जाएंगी। मुदारबा को बस ऐसे थोड़ा सा अलग से एम्फसाइज करके जोर दे दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन बात वही वाली है, होल्डिंग सब्सिडी वाली बात हो गई एक तरह से। ठीक है, क्या बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ कि अगर एक अंडरटेकिंग मुदारबा है जिसको मैनेज करने वाली मुदारबा कंपनी है तो वो दोनों आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग बन जाएंगी। ओके, डेफिनेशन, any two or more companies or undertakings are associated if they are interconnected with each other in the following manner। वो कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज और अंडरटेकिंग एसोसिएटेड बन जाएंगी जब वो इंटरकनेक्टेड हों आपस में, द फॉलोइंग मैनर। एक बंदा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, होल्डर ऑफ 20% और मोर शेयर वाला बंदा, वोटिंग पावर वाला बंदा हो, और वही बंदा दूसरी कंपनी में ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो और होल्डर हो 20% और मोर शेयर वाला बंदा हो। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी से भी एसोसिएटेड कंपनीज बन जाती हैं। एक जुमला कहूँगा, अपने रजिस्टर पे लिख लो, एक जुमला कहूँगा, अपने रजिस्टर पे लिख लो। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी होती है, मगर हर एसोसिएटेड कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। बहुत आसान ज़बान में एक कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर समझ आया तो बताओ, नहीं समझ आया तो रिपीट करूंगा। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं, लेकिन हर एसोसिएटेड कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। पहली वाली लाइन के आगे लिखो 55%, यानी कि अगर एक पेरेंट ने एक सब्सिडरी में 55% शेयर्स लिए हुए हैं तो वो क्या बन गई, होल्डिंग सब्सिडरी से एसोसिएट का रिश्ता बन गया। नीचे वाली लाइन के आगे लिखो 25%। हर एसोसिएटेड कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। अच्छा, इस डेफिनेशन में ना एक पॉइंट और भी मिसिंग है, मतलब ऑफिशियली नहीं है लेकिन उससे भी एसोसिएट बन जाती हैं। अगर एक कंपनी ने अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कर ली है, जैसे कि एक इंसान करता है, होल्डर ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर है, ये नेचुरल पर्सन के लिए भी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन के लिए भी है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, स्पेसिफिकली ये वाला, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है, ये वाली ग्रीन लाइन जा रही है, ठीक है, ये खासतौर तुम्हारी कंपनी पे भी एप्लीकेबल है कि अगर एक कंपनी ने इधर 20% या मोर वोटिंग पावर रखी हुई है और दूसरी कंपनी पे भी 20% और मोर वोटिंग पावर रखी है, तो उस कंपनी की वजह से वो आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड कंपनीज बन जाएंगी। ठीक है, चलो जी, माइंड मैप, एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग। अब चूंकि कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, डिटेल में जाके इसको देख लिया, अब माइंड में टिक 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 करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कहता है कि ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर हो 20% और मोर का किसी और कंपनी अंडरटेकिंग में, इंक्लूडिंग स्पाउस और माइनर चिल्ड्रेन, और मतलब दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, अच्छा, और या वो हो कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल के अंदर, या वन इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर, एंड या और इफ अंडरटेकिंग के साथ मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? क्या एसोसिएटेड कंपनी की बेसिक क्लियर है? आसान था, बहुत आसान था, लेकिन समझ के रुक के पढ़ा है।
ताकि जब रिलेटेड पार्टी पे जाएंगे तो हम इसको रिलेट कर सकेंगे। अच्छा, अगली बात, वो डेफिनेशन ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, वो डेफिनेशन ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, और ट्विस्ट आता है एक्सेप्शन से। अच्छा, एक्सेप्शन से पहले ऊपर का रूल क्या था कि कौन सी कंपनी एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं, तो एक्सेप्शन किसकी होंगी कि कौन सी कंपनी ऊपर वाला क्राइटेरिया फुलफिल करें, बाकी 2 पॉइंट वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल करें, लेकिन फिर भी एसोसिएटेड कंपनी ना हो। ठीक है, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है कि इन तीनों बातों पे पूरा उतरने के बावजूद भी वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जिनमें वो 2 कंपनीज या वो 2 लोग आपस में एसोसिएट कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग ना बने। आइए जानते हैं। 2 चीज़ें रिलेट करती हैं डायरेक्टरशिप से, ये पहले 2 पॉइंट्स, ये वाले, ये 2 पॉइंट रिलेट करते हैं डायरेक्टरशिप से, और ये 2 पॉइंट रिलेट करते हैं शेयर होल्डिंग के उसूल से। 2 पॉइंट रिलेट करते हैं डायरेक्टरशिप के रूल से, 2 पॉइंट रिलेट करते हैं शेयर होल्डिंग के उसूल से। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग रिकॉर्डेड या लाइव ले रहे हैं जो कि किसी किताब को रेफ़र कर रहे हैं, आइदर स्टडी टेक्स्ट, आइदर किसी भी टीचर की किताब रेफ़र कर रहे हैं, तो आप उस पर लिख सकते हो शॉर्टकट्स जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपने चीज़ों को याद करना है, लेकिन आप याद कब करोगे? जब शॉर्टकट माइंड में होंगे। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ कॉमन डायरेक्टरशिप। ठीक है, कॉमन डायरेक्टरशिप क्या थी कि अगर एक बंदा यहाँ भी डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, कब ऐसा हो कि एक इंसान यहाँ भी डायरेक्टर हो और वहाँ भी डायरेक्टर हो, लेकिन फिर भी एसोसिएटेड ना बने। चलो यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड और यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड की मिसाल ले लेते हैं। कब ऐसा हो सकता है? जब वो एसोसिएट थी ना ड्यू टू कॉमन डायरेक्टरशिप। कब ऐसा हो सकता है कि वो कॉमन डायरेक्टरशिप हो लेकिन फिर भी उसके नोट में डिस्क्लोज ना हो? कब? 2 सूरतों में से कोई भी एक सूरत हो सकती है। कैसे? आओ, नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बैंक से लोन लेने जाते हो, और लोन है बड़ी अमाउंट का। बैंक ने कहा कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं दूंगा, आपके हालात हैं ही ऐसे नहीं। हमने बड़े जो है ना वो हाथ पांव जोड़े, यार हमें लोन दे दो, बहुत ज़रूरत है हमारी कंपनी को, आप लोन नहीं दोगे तो हमारी कंपनी जो है ना डूब जाएगी। हम वादा करते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम एक काम बनेंगे और अपने पाँव पे खड़ा होंगे और आपका लोन आपको पे ऑफ करेंगे। तो बैंक ने बोला कि मेरी एक शर्त है। मैंने बोला क्या शर्त है? बैंक ने कहा कि मैं आपके बोर्ड पे अपना एक डायरेक्टर बिठाऊंगा। ठीक है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर मेरी तरफ से होगा, उस डायरेक्टर को कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर एक ऐसे डायरेक्टर को कहते हैं जिसको नॉमिनेट किया हो किसी ने, और वो किसी कौन हो सकता है? वो आइदर गवर्नमेंट हो सकती है, वो आइदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और मेरी मिसाल चल रही है अभी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय जी क्रेडिटर बिल्कुल, नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप किसी को भी कह सकते हो। और मैंने लोन लेने की मिसाल में वो क्रेडिटर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कवर कर लिया है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी अपना एक डायरेक्टर बिठा देती है। ठीक है, किसी कंपनी की डायरेक्ट अपना सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर बिठा देती है। अच्छा, क्या इस डायरेक्टर के पास सारी पावर होती हैं, हर चीज़ होती है, मतलब पूरी कंपनी को चलाने का जो है ना वो इसको अधिकार होता है? नहीं। जहाँ जहाँ मीटिंग के अंदर या जहाँ जहाँ कोई ऐसे फैसले होंगे जहाँ इसके मालिक के स्टेक की बात होगी, जहाँ उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि क्रेडिटर के मफाद की बात होगी, उसके लोन की अरेंजमेंट डिस्कस हो रही होगी, रीपेमेंट की बात हो रही होगी, उसके पैसों से मुतालिक किसी भी डिस्कशन हो रही होगी, तो इसमें एक्टिव पार्ट लेगा, इसके कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके सुनेगा हाँ क्या बात चल रही है। ठीक है, वो फुल एक्टिव हो जाएगा, फुल उसके कान ना ऐसे सुपर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉमिनी डायरेक्टर अगर हो किसी कंपनी में तो उस वजह से कॉमन डायरेक्टर से भले होती रहे एसोसिएट कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर? ज़रा मुझे लिख के बताओ पहला पॉइंट क्लियर, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। क्लियर, डन हो गया। पॉइंट नंबर 2, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? मुझे तो नहीं आना डायरेक्टर, मैं तो पढ़ाया भी नहीं आपको, आप बताओ कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यूशुफ भाई आप बताएं। नहीं पता? पढ़ा है ना, क्या होता है? रिकॉल नहीं होता? बोल के बताओ क्या होता है, देख के बताओ। हफ्सा, जोहेब, मुबशिर, आप मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? ज़रा इसी बहाने चैप्टर नंबर 3 रिकॉल करो।
हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या हो गया सबको? जिसके शेयर्स ना हो। अच्छा, और सब सो गए हो जाके? जो एम्प्लॉय ना हो, ठीक है। और डेफिनेशन पढ़ के बताओ। A director who is not connected or does not have any other relationship, whether practically or other. प्रीक्यूनियरी, अच्छा प्रीक्यूनियरी, ठीक है, प्रीक्यूनियरी पैसों वाला। अच्छा, हफ्सा कहती है नॉट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में, ये डायरेक्टर का मैं तुम लोगों से मतलब इसलिए जगा रहा था कि अगर तुम लोग कहीं पे कोई वर्ड पढ़ो ना, जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा हो, तो वहाँ रुक के ना रिवाइज करना। अच्छा ये वर्ड मैंने पढ़ा है, वो क्या होता था, क्या होता था, क्या होता था, नहीं समझ आया ना, पीछे रुक के ना रिवाइज कर लेना। तो इस बहाने ना आगे अगर तुम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ो जो कि पीछे के किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हो, तो तुम्हें पीछे वाला भी इस बहाने क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। डन है। अगर कोई बंदा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपॉइंट हुआ हुआ है एक कंपनी में और दूसरी कंपनी में भी, तो दोनों कंपनी की एसोसिएट बन जाएंगी ना? नहीं बनेंगी, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ 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 बन जाएंगी, नहीं बनेंगी, ठीक है। चलो जी, एक्सेप्शन ऑफ शेयर होल्डिंग रूल, यानी कि एक्सेप्शन के अंदर 4 एक्सेप्शंस, उसमें से 2 हमने किल कर लिए। कौन कौन सी? नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर होल्डिंग रूल। ओन बाय एनआईटी। व्हाट्स एनआईटी? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। किसी ज़माने में इसका नाम पीआईसी था, फिर एनआईटी और पता नहीं क्या क्या इसके नाम चेंज हुआ है। अगर आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि गवर्नमेंट के सरप्लस फंड्स को प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर तरक्की कर रहा है तो गवर्नमेंट भी तरक्की करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा खासा सरप्लस फंड कहाँ लगा हुआ होगा? इन्वेस्टमेंट्स में लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर परवान चढ़ेगा तो गवर्नमेंट के भी मज़े आ जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर परवान चढ़ेगा तो वो तो है ही गवर्नमेंट का, ठीक है। तो दोनों केसेस में फ़ायदा ही फ़ायदा। तो अगर शेयर्स नाम पे हों किसके? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, जो कि क्या मैनेज करता है? गवर्नमेंट के सरप्लस फंड्स को मैनेज करता है। कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे सरप्लस फंड लगा दिए हों, डालडा में भी 30% शेयर ले लिए, यूनिलीवर में 30% ले लिए, सुजुकी में 30% ले लिए, जनरेशन स्कूल में जो है ना वो 30% ले लिए, ठीक है, और ARTD में 30% शेयर ले लिए, कंपनी बना दी हमने ARTD वहाँ से, ठीक है, 30% शेयर यहाँ भी ले लिए। तो ये तो 30 करके पता नहीं कोई 15, 20, 100 सैकड़ों कंपनियों में जो है ना इसने इन्वेस्टमेंट कर दिए। गवर्नमेंट को पैसा ही पैसा है, पैसे उठा के लगा दी सारी कंपनीज में। तो अब ये क्या, हर कंपनी अपने FS बनाते बनाते अब ये देखेगी कि कहाँ से पैसा है, किस तरह से आया। बात करते हैं हम आगे। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर इसी तरह से होने लगा कि गवर्नमेंट का सरप्लस फंड जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट होने लगा, ठीक है, या पब्लिक कंपनीज के अंदर इवन इन्वेस्ट होने लगा, और गवर्नमेंट ने शेयर होल्डिंग रख ली 20%, 30%, 40% किसी कंपनी के अंदर, तो क्या हर कंपनी अपने FS बनाते बनाते ये ढूंढेगी कि भाई गवर्नमेंट ने और कहाँ की में सब आ जाओ बहन भाई, सब डिस्क्लोज करेंगे, तो लिस्ट तो पता नहीं कहाँ चली आती। तो एसोसिएट कंपनी का नोट कितना बड़ा हो जाता? वो 1 पेज की जगह ना 6 पेज पर आ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी जगह करी होती। अब ARTD बोलता जनरेशन स्कूल जो है वो मेरी एसोसिएट कंपनी, जनरेशन बोलता डालडा मेरी, डालडा बोलता यूनिलीवर मेरी, यूनिलीवर बोलता मेरी पार्को मेरी, पार्को बोलता शेल मेरी, शेल बोलता PSO मेरी, PSO बोलता जो है ना जनाब यूनिलीवर मेरी। तो ये सब आपस में एक दूसरे को एसोसिएट बनाते बनाते ना इनकी ज़िंदगी यहीं तमाम हो जाती, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन, ताकि काम क्या हो जाए, हल्का हो जाए, आसान हो जाए। ये एक ऐसी एंटिटी है, इसके बारे में लाइन लिखी हुई है शायर ने। शायर कहते हैं कि पेन खोलो, जब हम काफ़ी देर बात करते हैं और पेन नहीं चलाते तो पेन ऑटो ऑफ हो जाता है, ये किसकी अच्छी बात है। कह रहे ये एक एंटिटी है जो कि इन्वेस्ट करती है सरप्लस फंड्स ऑफ गवर्नमेंट इनटू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, ठीक है। प्राइवेट में या पब्लिक में भी कर सकती है, वैसे मना तो नहीं है, आपस की बात है। चलो जी, लास्ट तीसरा पॉइंट क्लियर है? NIT, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डन। पॉइंट नंबर 4, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ CDC। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ाते हुए या मॉर्गेज वाला पढ़ाते हुए मैंने एक बात की थी
कि जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग करनी है वो क्या करता है, उसके पास ऑप्शन है कि अपने फिजिकल शेयर जो है जाके जमा करा दे सीडीसी के दफ्तर में और सीडीसी से इलेक्ट्रॉनिक उसका पोर्टल का एक्सेस ले ले। तो यानी कि आपने जब भी खरीदने हो बेचने हो, अब एक रियल टाइम में कितने बंदों के शेयर्स खरीद रहे होंगे, आपस में बेच रहे होंगे, तो क्या करते हैं कि फिजिकल फॉर्म के जो शेयर्स हैं वो सीडीसी दफ्तर में जाके जमा करा देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का एक्सेस ले लेते हैं और ख़रीदो फरोख्त जो है ना वो ब्रोकर के थ्रू जो है या डायरेक्टली या इनडायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू करते रहते हैं, शेयर्स बेचते रहते हैं। तो अभी सुबह 10 बजे यूनिलीवर के उस एक शेयर नंबर 2 का मालिक मैं हूँ, तो क्या पता दोपहर को तुम हो, रात को हफ्सा हो, ठीक है, अगली सुबह को जो है ना वो अली नूर को बेच दे, फिर जो है ना वो सर अहमद को बेच दें। तो हो सकता है कि रैपिडली क्या हो रहा हो, वो शेयर ऐसा ट्रेड हो रहा हो। अब क्या कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर चेंज करती रहेगी बार बार बैठ के? वो इतनी फायदा है कि भाई अभी जो है ना वेट करेगी कि शकीला फ्रॉम नॉर्थ कराची ने जो है ना वो अपना शेयर बेचना है, ठीक है, अली नूर को, तो फिर अली नूर का नाम लिखेगी, फिर वो अली नूर बोलेगा भाई मेरा दिल भर गया, मैं जो है ना शेयर को इतने रुपये में बेच रहा हूँ, तो फिर यूशवा का नाम लिख देगी। तो क्या ऐसा करेगी? ऐसा करेगी तो फिर सुबह हो जाएगी। तो कंपनी अपने रजिस्टर में किसका नाम लिख देगी? सीडीसी का, कि द शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ सीडीसी। अच्छा, तो अगर सीडीसी के नाम पे जो है वो शेयर हमने जमा करवाए हैं, तो क्या सीडीसी और डालडा शेयर होल्डर बन जाएंगी? नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये उस शेयर्स को बेनिफिशियली ओन नहीं करती, ठीक है, ये एक ट्रस्टी के तौर पे, एक अमानतदार के तौर पे शेयर्स रखती है ताकि हमारी ट्रेडिंग क्या हो सके, आसान हो सके, ठीक है। शेयर्स हम रजिस्टर करा देते हैं किसके नाम पे? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, सीडीसी हाउस है शाहरा फैसल पे, ठीक है। देखा है अभी सीडीसी की एक बिल्डिंग है बड़ा, रोज़ का ना जाना है, ठीक है, देखते होगे। अच्छा, वो होता क्या है? नॉट बेनिफिशियली ओन बाय सेंट्रल डिपॉजिटरी, ओके। अच्छा, अब कुछ जो हम लोग बातें करते हैं ना, जैसे ये हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट होती है लेकिन हर एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती, इस तरह की बातें, छोटी मोटी बातें, एक्सेप्शन और ये सब कुछ चीज़ें, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ नोट से ही रिवाइज़ करे ना तो उसको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, मतलब वो नोट से पढ़ के फ़ायदा ले सकता है। इफ़ अ पर्सन वांट टू ट्रेड ऑनलाइन दे गेट देयर शेयर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ सीडीसी एंड सीडीसी इशू देम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। The company will not change the register of member every time. Instead, company will write the DC on the name in the of name in the head in the name of क्या? CDC। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पहले हमने इंक्लूड किया उस शेयर होल्डर में उस मेंबर को जिसकी 20% से ज़्यादा शेयर होल्डर है। हाँ, अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं अगर उसके शेयर CDC के नाम पर है तो फिर नहीं होगा। सर ऐसे तो फिर कभी कोई मेंबर बन ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स जो अभी हम देखें हाँ, वो सीडीसी के पास आते हैं, ठीक है, तो कभी पता कैसे चलेगा कि वो मेंबर एसोसिएटेड है? तो वो बताएगा ना कि ये शेयर उसके अपने नाम पे या CDC के नाम पे रखवाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर सीडीसी का नाम बता दो हाँ, तो पता चलेगा। क्या पता चल जाएगा? बिल्कुल, उनके शेयर रजिस्टर से निकल जाएगा। सीडीसी के जो एक बैंक होता है CIB, नहीं CIB तो वो होता है मॉर्गेज चार्जेस के लिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो मिक्स कर रहा हूँ। तो एक और रजिस्टर होता है CDC का अपना, उसके अंदर पता चल जाएगा कि किस बंदे के हमारे पास कितने शेयर रखे हुए हैं और किस शेयर के एवज, किस शेयर नंबर के एवज हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कितने शेयर इशू किए हैं। डन, बढ़ जाऊँ आगे। ओके जी, 1 घंटे और 1 मिनट की क्लास हमारी हो गई है। इस क्लास को कंक्लूड करने से पहले, मतलब इस पार्ट को, इस लेक्चर के इस पार्ट को कंक्लूड करने से पहले एक बार बावाज़ बुलंद रिवाइज करा देता हूँ। एसोसिएट कंपनी और अंडरटेकिंग के अंदर, एसोसिएट कंपनी और अंडरटेकिंग के अंदर पहला पॉइंट, अगर एक बंदा ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या होल्डर ऑफ 20% और मोर शेयर्स है एक कंपनी के अंदर और दूसरी कंपनी के अंदर या तो ओनर या तो पार्टनर या तो डायरेक्टर या तो होल्डर ऑफ 20% और मोर शेयर्स है, तो वो कंपनी आपस में क्या बन जाएंगी? एसोसिएट कंपनीज हो जाएंगी। यस, जो बाय नो। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी क्या हो आपस में, होल्डिंग सब्सिडरी हो या तो अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल हो, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएंगी? एसोसिएट कंपनी बन जाएंगी। और इफ़ अंडरटेकिंग ऐसा मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी, अगर एक मुदारबा कंपनी उसने एक मुदारबा बिजनेस खोला हुआ तो वो मुदारबा कंपनी मुदारबा बिजनेस का आपस में संबंध क्या हो जाएगा? एसोसिएट कंपनी का हो जाएगा। 4 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन रिलेट करती हैं अपना कॉमन डायरेक्टरशिप से, 2 एक्सेप्शन रिलेट करती हैं शेयर होल्डिंग से। डायरेक्टरशिप से जो एक्सेप्शन रिलेट करती है वो क्या है? नॉमिनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जो शेयर होल्डर से करती है वो क्या है? NIT और CDC। 2 इदारे हैं और 2 डायरेक्टर हैं। 2 इदारे 2 डायरेक्टर, 2 इदारे 2 डायरेक्टर, 2 इदारे 2 डायरेक्टर। याद ना हो तो इस तरह से याद करा करो, ट्रेन योर ब्रेन। और सुबह सुबह का टाइम याद करने के लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, कुछ और तो नहीं रह गया? अच्छा, एक्सेप्शन में देख लो, हम रीड कर लेते हैं इसको। कहता है जनाब, नॉमिनल डायरेक्टर एंड डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन बाय विर्चू ऑफ नॉमिनेशन by the concerned minister of the federal government or provincial government or financial institution directly or indirectly owned or controlled by such government। आसान ज़बान में, अगर किसी कंपनी ने अपना
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या गवर्नमेंट ने अपना नॉमिनेशन नॉन डायरेक्टर भेजा हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, ओन्ड बाय NIT। शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ CDC नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय द सेंट्रल डिपॉजिटरी। अच्छा, इसको आसान ज़बान में मज़ीद करना चाहो तो कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द थीम, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये करें कि यहाँ ब्रेक लें या ये 3 सवाल करके ब्रेक ले लें। अच्छा, मेरी मानो तो 3 सवाल करके ब्रेक भी ले सकते हैं और अभी भी ले सकते हैं, जो प्रजा कहेगी हम उस पर चलेंगे। और 5 मिनट नहीं 10 मिनट का ब्रेक बनता है अभी ले लें, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक है क्योंकि हमने आज पूरी 12 सवा 12 तक क्लास लेनी है और मेरा जो टारगेट है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या एग्जाम्पशन वगैरह अवेलेबल हैं, इसके बाद आपको देने हैं होमवर्क क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, करके तो मैं आज ये भी लाया हूँ तैयार, लेकिन देखते हैं कि क्या हमारा मूड बनता है, ठीक है। अगर तुम लोग एक्टिव हो ना और अगर तुम लोग चाहते हो कि कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए तो तुम लोगों को मेरे साथ थोड़ा सा और कोऑपरेट करना पड़ेगा कि ठीक है आप पढ़ाओ और विदाउट गेटिंग बोर्ड ना, कि भाई हम बोर नहीं हो रहे, आप पढ़ाओ, कोई मसला नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेंगे, लेकिन मस्ती करते करते सीखेंगे। जैसे अभी हमने कबाबजीज और सोसाइटी और पता नहीं क्या क्या बना लिया, तो मुझे पर्सनली ना पढ़ाते हुए एक बर्डन फील नहीं हुआ कि यार इतना सारा पढ़ा दिया, इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए। तो तुम लोगों को भी आई होप एक डेफिनेशन पढ़ाई है, लेकिन टाइम ज़्यादा लिया है, क्यों? ताकि दिमाग में ना इधर भेजे में बैठ जाए बात, ठीक है। चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहीं कंक्लूड हो रहा है और अगले हिस्से में लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।